हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। दोस्तों मैं हूं निशा और आप सभी के लिए एक और बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट लेके आ गई हूं दूसरा। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का हमने प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैं चला रही हूं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूं, दूसरा आज जो दूसरा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज लेके आई हूँ। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे और इसको हम लोग दो पार्ट में लगभग हम लोग इस टॉपिक से दो पार्ट में जो है क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे करेंगे, जिसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद जो है एक और पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे। इसलिए ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसकी वजह से? जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखा जाए तो ये जो है टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा आपका एग्जाम से रिलेटेड वो भी मैं बताती चलूंगी। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है भारत का स्थिति एवं विस्तार, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक है भारत का भौतिक विस्तार, वो भी जो है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से भारत का जो अपवाह स्वरूप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे चैप्टर्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, इनसे जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग इससे जितना ज्यादा हो सके उतना एमसीक्यूज जो है करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं 100 क्वेश्चन इसमें से करवाने वाली हूँ, जिसमें से आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम में अभी बहुत कम टाइम बच गया है तो इसमें तैयारी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी भी कर सकते हैं, तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, और चलिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। इस सेशन को हम लोग बनाते हैं धुआंधार, शानदार और जानदार, ज्ञानदार बनाते हैं इस सेशन को। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर डैश तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें नदियों का नाम दिया हुआ है कि हिमालय का जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है वो किस नदी से किस नदी तक है। तो इधर से हम लोग देखें तो ये पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और तिब्बत में ये आपका सांगपो कहलाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग कहलाती है। तो दिहांग अगर रहेगा ऑप्शन में तो वो भी सही है, लेकिन और ब्रह्मपुत्र रहेगा तो वो भी सही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है और अरुणाचल में वो दिहांग कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? हमारा हिमालय। हिमालय जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो हिमालय की लंबाई जैसे हम लोगों ने देखा था कि पूर्व से पश्चिम में ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कहीं कहीं पे 2500 किलोमीटर भी रहता है, तो अगर 2500 रहेगा तो वो भी आपका सही होगा। तो 2400 या 2500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? तो हिमालय की तो लंबाई तो हम लोगों ने देखा कितना है, 2400 किलोमीटर। अब चौड़ाई है तो चौड़ाई में जो है वो मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, कि कहीं पे बहुत ज्यादा चौड़ा है, जैसे कि पश्चिम में हिमालय जो है वो ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में जो है ये ज्यादा पतला है, इसका विस्तार कम हो जाता है। तो इसमें देखा जाए कि कश्मीर में मतलब पश्चिम हिमालय जो है उसका विस्तार अधिक है, पूर्वी हिमालय का विस्तार कम है। तो कश्मीर में जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल में जो इसकी चौड़ाई है वो हो जाती है 150 किलोमीटर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? तो ये है आपका 400 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल में कितनी है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है,
पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, भारत का जो फिजिकल मैप है, भौतिक मैप, उस पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिमालय को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हिमालय का देखें हम लोग, तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है। तो देशांतर रेखाएं, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं ऐसी होती है। तो इस तरह से हम लोग देशांतरीय विस्तार हिमालय का देखें ऊपर से नीचे की तरफ, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो हिमालय देशांतरीय विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? तो एक है आपका महान हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय और उसके बाद है शिवालिक, ठीक है। तो महान हिमालय जो है वो है आपका ये वाली रेंज, ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये हो गई आपकी महान हिमालय। उसके बाद में होती है मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, और उसके बाद है शिवालिक, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हिमालय की लंबाई कितनी है, तो ये है हमारी लंबाई यहाँ से, और किस नदी से किस नदी तक, तो यहाँ से जो है सिंधु, ऐसे सिंधु जो है इस तरह से प्रवाहित होती है। तो यहाँ है सिंधु, और सिंधु से लेकर और इधर है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। वही चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इधर कश्मीर में इधर का चौड़ाई ज्यादा है और इधर चौड़ाई जो है कम है। तो इधर 400 किलोमीटर चौड़ाई है और इधर है 150 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखें तो ये है हमारा, और पर्वत की बात करें तो पर्वत में कहां से कहां तक है, तो यहाँ है एक नंगा पर्वत। कौन सा है? एक नंगा पर्वत है, और यहाँ पे है नमचा बरुआ, ठीक है, नमचा बरुआ या नमचा बरुआ। तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक है इसका विस्तार, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज देखिए कि महान हिमालय जो है ये एक सतत श्रृंखला है, ठीक है, ये सतत श्रृंखला है। और इसका वलय अगर देखें हम तो ये एक वलित पर्वत है। तो इसका वलय कैसा है, तो इसका वलय है असममित, ठीक है, असममित। जैसे होता है कि सममित और असममित क्या होता है, तो इस तरह से हम लोग देखें तो सममित में अगर यहाँ से हम लाइन खींचे, ठीक है, तो ये वलय का जो भाग है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो भी ये बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सममित। और अगर ये बराबर ना हो, असममित क्या होता है, ये बराबर नहीं होगा। जैसे ये देखिए इधर वाला अलग है, इधर वाला बराबर दोनों नहीं है, तो इसको असममित बोलते हैं। तो हिमालय, महान हिमालय जो है वो कैसा है, असममित है, ठीक है। ये हो गया। और ये सतत श्रृंखला है, ये कहीं टूटा फूटा नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं पे कटा हुआ नहीं है, और ये पूरा एकदम लगातार है, सतत है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। और वहीं इसके दक्षिण में ये हो गया हमारा कौन सा, सबसे उत्तर में हिमाद्री। हिमाद्री इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर देखें तो वो है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय, हिमालय में जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें अगर चोटियों को हम लोग देखें तो इसका औसत ऊंचाई जो है होता है शिखर का, वो हो जाता है 6000 मीटर से अधिक, ठीक है। तो 6000 मीटर से अधिक होता है, तो ये पूरे साल जो है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है। और उसी तरह से अगर इसका मध्य हिमालय का देखें तो इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाती है कम, ठीक है। महान हिमालय से इसकी ऊंचाई जो होती है वो कम होती है। कैसे? जैसे ये हो गया हमारा महान हिमालय, और ये हो गया मध्य हिमालय, लघु हिमालय, या ये हो गया शिवालिक। इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं, या इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय का मतलब क्या हुआ कि अगर इधर से भारत से की तरफ से हम लोग जाएं तो इधर से हम लोग जाएंगे तो ये सबसे अंदर मिलेगा, ठीक है, मतलब इधर से सब पार करके तब हम लोग जो है पहुंचेंगे महान हिमालय में, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, और इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये दूसरी श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, ठीक है, और ये सतत नहीं है, ये टूटी हुई है, ठीक है, ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है, मतलब अलग अलग पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है। तो ये है हमारा लघु हिमालय, ठीक है, इसे हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं,
या इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, इसको निम्न हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 नाम है, ठीक है। ये वाला हो गया और ये हो गया शिवालिक। शिवालिक जो है ये सबसे बाहरी श्रृंखला है, ठीक है। तो इधर से देखें तो इधर से जो है, इधर से हम जाएंगे तो ये सबसे बाहर मिलेगा और ये अंदर मिलेगा। तो महान हिमालय को आंतरिक हिमालय और इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। चलिए इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया और फिर हम लोग अगर वैसा कुछ होगा तो हम लोग फिर से आएंगे इस पे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था हाँ, तो पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका 3 भागों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन कौन सा? एक है महान हिमालय, उसके बाद दूसरा है लघु हिमालय, और इसके बाद है शिवालिक, ठीक है। महान हिमालय को का और नाम क्या है? इसे बोलते हैं हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। लघु हिमालय का और नाम क्या है? तो इसका नाम है निम्न हिमालय, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और ये है बाह्य हिमालय, ठीक है। बाह्य हिमालय ये हो गया, ठीक है। ये 3 नाम है, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को डैश कहते हैं। तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा? अभी हम लोगों ने देखा था सबसे उत्तर में है हमारा हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री जो है वो सबसे उत्तर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नंदा देवी शिखर डैश में स्थित है। तो नंदा देवी शिखर जो है किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। ये उत्तराखंड में है। और हिमालय में देखें तो किस हिमालय में है? तो ये है आपका महान हिमालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सह्याद्री पर्वत का विस्तार डैश से लेकर भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक है। सह्याद्री मतलब हमारा जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, उसका विस्तार पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है? तो वो है गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है इसका विस्तार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, हिमालय का संबंध पर्वतों की निम्न में से किस श्रेणी से है? तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये किस तरह का पर्वत है? तो ये है आपका वलित पर्वत। कैसा है ये वलित पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पर्वत है? तो म्यांमार का हम लोग देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखिए ये है हमारा पूर्वांचल, ठीक है। यहां से लेकर ये हो जाता है आपका इधर से ऐसे, ये है आपका पूर्वांचल, ठीक है। और म्यांमार में इसका और विस्तार हो जाता है अराकानियोमा। तो पूर्वांचल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसमें देखेंगे हम कि इधर है आपका, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये है आपका पटकाई बून, उसके बाद है नागा श्रेणी, उसके बाद है इधर एक मणिपुर श्रेणी भी है, इसमें मैप में नहीं दिया हुआ है। मणिपुर पहाड़िया,
और उसके बाद है मिजो पहाड़ियां, मतलब ये वाला जो भाग है मिजो पहाड़ियां। उसके बाद में है ये वाला है आपका पटकाई बूम। उसके बाद है नागा श्रेणी और इसके बाद है मणिपुर पहाड़ियां और ये है आपका मिजो पहाड़ियां। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए ये है आपका स्टेट, अगर हम देखेंगे तो ये है आपका पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाता है पटकाई बूम, ठीक है। पटकाई बूम किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है आपका नागा पहाड़ी, नागा श्रेणी। तो नागा श्रेणी कैसे याद कर सकते हैं? नागालैंड है ना, नागा श्रेणी है नागालैंड में, तो नागालैंड में नागा श्रेणी। उसी तरह से मणिपुर की पहाड़ियां कहाँ मिलेगी? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां और उसके बाद में मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पूर्वांचल। क्या बोला जाता है? इनको पूर्वांचल कहा जाता है। तो ये हिमालय का उत्तर पूर्वी विस्तार है। क्या है ये? हिमालय का उत्तर पूर्वी विस्तार है और इसका विस्तार यहीं तक नहीं है, ये और आगे तक चला जाता है म्यांमार में, जिसे हम कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा कहते हैं, ठीक है। अराकान योमा श्रेणी नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया हमारा पूर्वांचल। तो बता, ये है म्यांमार की सीमा से लगने वाली पहाड़ियां। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, हमारा क्वेश्चन था म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पर्वत है? तो कौन से पर्वत है? पूर्वांचल है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वांचल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला डैश नाम से जानी जाती है। तो हिमाद्री के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला मिलती है? मैंने बताया था क्या होगा आपका निम्न हिमालय। कौन सा है? निम्न हिमालय मिलेगा, यानी लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, वो मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो निम्न हिमालय की औसत चौड़ाई जो है वो है आपका 50 किलोमीटर। तो क्या है? 50 किलोमीटर। और निम्न हिमालय में देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि निम्न हिमालय जो है उसकी पर्वत श्रेणियां जो है वो टूटी हुई है, ठीक है। तो टूटी हुई है तो वो कैसे होगा? जैसे देखते हैं हम लोग। हाँ, वो सतत नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसमें देखें कि कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं उसमें। तो उसमें एक आती है पीर पंजाल, जो सबसे लंबी है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल ये आपका कहाँ मिलेगा? ये है कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में है। उसके बाद मिलता है आपको धौलाधर। कौन मिलता है? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी आपको मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा? सॉरी, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद धौलाधर के बाद में है एक मसूरी, है ना, मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गढ़वाल में आपको मिलेगा। गढ़वाल, है ना, गढ़वाल क्षेत्र में आपको मिलेगा ये मसूरी श्रेणी। उसके बाद एक श्रेणी है आपका नागटिब्बा। नागटिब्बा, नागटिब्बा जो है ये कहाँ मिलती है? तो ये है उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड में ही, और इसका विस्तार थोड़ा सा नेपाल में भी हो जाता है। और ये किस रीजन में मिलेगी? तो ये मिलेगी कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद में आता है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, तो महाभारत श्रेणी जो है ये कहाँ है? तो ये पड़ता है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। और उसके बाद आपका है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी जो है ये आपका किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग जो है ये है आपका सॉरी, असम नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम
बंगाल में मिलता है दार्जिलिंग श्रेणी। तो ये सब की सब जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी लघु हिमालय में यानी मध्य हिमालय में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था कि निम्न हिमालय की औसत चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो वो है आपका 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला बताइए कौन सा होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक। शिवालिक जो है ये सबसे बाहरी श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है। तो निम्न और शिवालिक, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं उसे कहा जाता है दून। क्या बोला जाता है उसे, दून कहा जाता है ना। दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून में देखें तो जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, है ना। उसी तरह से द्वार में तो हरिद्वार हो गया, है ना, कोट द्वार हो गया। तो इस तरह से दून या द्वार कहते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसको बोलते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसी तरह से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो घाटियां होती है वो कश्मीर में हमें मर्ग देखने को मिलता है। ठीक है, मर्ग जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, है ना, मर्ग देखने को मिलता है। उस उत्तराखंड में उसको बोला जाता है बुघियाल, है ना, बुघियाल बोला जाता है। तो ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु एवं सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस तरह से तो एक तो हम लोगों ने देशांतरीय विस्तार के आधार पर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि नदियों के बीच का जो नदियों की सीमा के आधार पर जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं हिमालय का, वो कौन कौन सा है। तो इसमें हम लोग देखें, सबसे पहले तो एक नदी है इधर सिंधु। कौन है, सिंधु। सिंधु के बाद एक है सतलज, सतलज। उसके बाद है तीस्ता, तीस्ता। उसके बाद है दिहांग या ब्रह्मपुत्र, दिहांग या ब्रह्मपुत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र जो है असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। तो ये हो गया 4 नदियां। इनके बीच में कौन कौन सा हिमालय है, तो सिंधु और सतलज के बीच में हो जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का भाग है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। और सतलज और तीस्ता के बीच का हिमालय का जो भाग है, सॉरी सतलज और काली है, एक मिनट, सतलज और काली, सतलज और काली है। और एक और नदी है, एक और है यहाँ पे तीस्ता, है ना, यहाँ हो जाएगी तीस्ता। तो सिंधु और सतलज 5 नदियां हैं टोटल। सिंधु और सतलज के बीच में है आपका पंजाब हिमालय। सिंधु, सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, तो ये है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है, तो ये है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है, तो ये है आपका असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये नदियों की सीमा के आधार पर जो है, नदियों के आधार पर हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें 4 भाग है टोटल। कौन कौन सा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच ये, सतलज और काली के बीच कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है आपका असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय में आपका आता है कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिंधु एवं सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, आपका हो जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है,
कुमाऊं हिमालय हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है काली तथा तीस्ता के बीच? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। नेपाल में पड़ता है इसलिए नेपाल हिमालय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच कौन हिमालय का भाग आता है? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आपका आता है असम हिमालय। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में ही देखा था कि पश्चिम में कौन है? सिंधु है। और पूर्वी सीमा कौन बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र, है ना, या दिहांग भी इसका हो सकता है आंसर। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, डैश में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। तो मैं बताई थी मैप में कौन कौन सा किस में हो जाएगा, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्वांचल हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं जो है ना, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है आपका ट्रांस हिमालय, एक कहलाता है आपका ट्रांस हिमालय, और उसके बाद आ जाता है आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय। अब ये क्या है? ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो ट्रांस का मतलब ये हुआ, इसलिए हम इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है वो हिमालय से बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, मतलब ये बहुत पुरानी है ना, हिमालय से पुरानी है और ये हिमालय से बाहर है, मतलब पहले ही निर्माण हो गया, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है, कौन कौन सी श्रेणी आती है? तो इसमें आता है आपका काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तिब्बत हिमालय इसलिए क्योंकि ये तिब्बत में भी इसका विस्तार जो है तिब्बत में अधिक मिलता है। ठीक है, इसलिए तिब्बत हिमालय भी इसको कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी है? तो काराकोरम श्रेणी हो गई। काराकोरम के बाद में हो जाता है आपका लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार है आपका तिब्बत में, जो लद्दाख श्रेणी का विस्तार है वही कहलाता है कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार है कैलाश श्रेणी। तो ये हो गया आपका कैलाश श्रेणी। और उसके बाद एक हो जाता है आपका ये हो जाता है जास्कर। क्या हो जाता है आपका? जास्कर श्रेणी। तो ये सब जो है ये ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय में आता है। और हिमालय में कौन कौन सा आ जाएगा? तो हिमालय में आपका हो जाएगा महान हिमालय, महान हिमालय, और उसके बाद में मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद आपका शिवालिक, शिवालिक, और शिवालिक एक हो जाता है आपका पूर्वांचल, पूर्वांचल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग बांटते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां किसमें शामिल है? तो ये है आपका पूर्वांचल में। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, उत्तरी मैदान कितनी नदी प्रणालियों से बना है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 नदी प्रणालियों से हुआ है। ठीक है, 3 नदी प्रणाली में कौन कौन सा है? एक है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जो है उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, तो कितनी नदी प्रणालियों से बना है आपका? 3। कौन कौन? सिंधु, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदान का निर्माण डैश से हुआ है। तो उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ मृदा से हुआ है ना। जलोढ़ मृदा से जो नदियां हैं वो पर्वतों से जब बाहर निकलती है, हिमालय से बाहर निकलती है, तो उन्हें काट छाट कर उनसे जो है अपरदन करके अवसाद जो है अपने साथ बहा कर लाती है और वो क्या कर देती हैं, वो निक्षेपित कर देती है उत्तरी मैदान में, और ये मृदा जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये किससे निर्माण हुआ है? ये जलोढ़ मृदा से हुआ है, जो एक उपजाऊ मृदा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है? तो उत्तरी मैदान की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर जो है के बीच में है इसकी चौड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। तो सघन जनसंख्या वाला, इसमें ऑप्शन में देखे हिमालय, थार मरुस्थल, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो सघन जनसंख्या जो है हमें मिलता है किसमें? उत्तरी मैदान में, क्योंकि उत्तरी मैदान जो है एक समतल भाग है और समतल भाग है, दूसरा ये नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है और इस जलोढ़ मृदा से उपजाऊ मिट्टी से बना है। तो यहाँ पे कृषि जो है वो बहुत अच्छा, मतलब कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। भारत की जो जनसंख्या है 2/3 लगभग मतलब 63% मतलब 2/3 जनसंख्या जो है भारत की वो आपका कृषि पे ही निर्भर है। तो कृषि पे निर्भर है, तो इसलिए भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो जहाँ कृषि अच्छी होगी जो, तो लोग जो है वहीं पे रहना चाहेंगे। इसीलिए उत्तरी मैदान जो है वो विश्व में भी देखा जाए तो सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना। तो ये इसमें जनसंख्या जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो दो नदियों के बीच का जो भाग है वो कहलाता है आपका दोआब। क्या कहलाता है? दोआब। दो मतलब दो और आब मतलब होता है पानी, है ना। जैसे दो नदियां, इधर से एक नदी आ रही है और एक इधर से नदी आ रही है, इसके बीच का जो क्षेत्र है यही कहलाता है आपका दोआब। ठीक है, जैसे गंगा यमुना दोआब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है वो है आपका पंजाब का मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा डैश नदियों के बीच हुआ है। तो गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर से लेकर तीस्ता तक है। कहां से कहां तक? घग्गर से लेकर तीस्ता तक जो है, तीस्ता के बीच गंगा के मैदान का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गंगा का मैदान कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है वो आपका 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 5 राज्यों में फैला हुआ है। वो राज्य कौन कौन सा है? तो ये है आपका हरियाणा, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों में जो है वो गंगा का मैदान जो है वो फैला हुआ है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जैसे दिल्ली, है ना। दिल्ली में भी इसका विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नदियां पर्वतों से उतरते समय चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे डैश नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे जब हिमालय से हम उत्तरी मैदान की तरफ आएंगे, है ना, हिमालय की तरफ से जब हम उत्तरी मैदान की तरफ आएंगे तो हमें
जो उत्तरी मैदान है उसे हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, है ना। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। वो है कौन कौन सा? तो पहला है आपका भाबर पट्टी, उसके बाद है आपका दूसरा है भाबर पट्टी के बाद हो जाता है तराई, उसके बाद है तीसरा है आपका भांगर और चौथा है खादर, है ना। भांगर और खादर। तो भाबर पट्टी जो है वो कहाँ मिलता है? तो जब हम हिमालय से उत्तरी मैदान की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, जो उच्चावच है वो धीरे धीरे कम होता है। तो सबसे पहले जो पट्टी मिलेगी यानी शिवालिक का जो गिरिपद है ना, फुटहिल्स है, उसमें हमें क्या मिलता है? कौन सी पट्टी मिलती है? भाबर पट्टी मिलती है, जो गुटिका के निक्षेपण द्वारा होती है। जैसे जब नदियां पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है, मैदान की तरफ प्रवेश करती हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो पर्वतों से बड़े बड़े बोल्डर्स उसको पेबल्स बोलते हैं, बड़े बड़े गुटिका जो है उसको हम लोग बोलते हैं बोल्डर्स पेबल्स। ये बड़े बड़े पत्थरों को जो है अपने साथ पर्दित कर अपने साथ बहा कर लाती है। लेकिन जब मैदान में प्रवेश करने से पहले उनकी जो गति है वो कम हो जाती है, सेडिमेंट्स अवसाद का जो लोड होता है उन पे बढ़ जाता है। तो जो बड़े बड़े अवसाद हैं उन्हें क्या करती हैं, वो ऊपर ही निक्षेपित कर देती हैं, और जो उससे महीन अवसाद है उसे अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो उसे जब ऊपर ही निक्षेपित कर देती है तो हिमालय का जो गिरिपद है उस पे वो निक्षेपित कर देती है, तो वो गुटिका पट्टी का क्या बोलते हैं हम लोग? भाबर पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो शिवालिक के गिरिपद में हमें भाबर पट्टी मिलती है और ये गुटिका के निक्षेपण से होती है, और ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, मतलब उसके नीचे से वो प्रवाहित होती है ना। वहां पे दिखाई ही नहीं देगी कि यहाँ से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, मतलब वो नीचे से प्रवाहित होती है। और फिर क्या होता है कि जब वो भाबर पट्टी से निकलती है तो फिर एक तराई क्षेत्र आता है। तो तराई क्षेत्र में जो है वो फिर नीचे से ऊपर की तरफ मतलब प्रवाहित होने लगती है ना। जो मतलब नीचे विलुप्त हो गई थी वो तराई क्षेत्र में जो है आके वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसके वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। और तराई क्षेत्र में क्या होता है, बहुत घने जंगल हमें देखने को मिलते थे पहले, है ना। और घने जंगल है तो वन्य प्राणी की भी अधिकता जो है अधिक थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्हें जंगलों को जो है पूरी तरह से काट दिया गया है ना। जो तराई क्षेत्र पहले देखने को मिलता था वो अब नहीं मिलता है। लोग कृषि के लिए क्या किया, उन्होंने वनों को, जो जंगल है उनको साफ करके जो है उस पर कृषि किया जा रहा है। तो अब तराई क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये भाबर पट्टी है और उसके बाद मिलता है हमें तराई क्षेत्र, उसके बाद मिलता है भांगर। भांगर जो है वो क्या है, तो ये विशाल मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ ये मैदान है, ठीक है, जो बहुत विशाल होता है। और उसके बाद है खादर जो है वो क्या होता है कि जब नदियां क्या होती है, नदियों में बाढ़ आ जाता है तो पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जितना भी निचला इलाका है उनमें पानी जो है वो फैल जाता है, नदियों का पानी जो है वो फैल जाता है। और फैल जाता है तो बाद में जब धीरे धीरे जल का स्तर कम होता है तो जो नदियां हैं वो अवसादों को वहीं पे छोड़ देती हैं और पानी जो है वो नीचे आ जाता है ना। तो उससे नया जो है नवीन बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है, मतलब नवीन जो है जलोढ़ से निर्मित मैदान का निर्माण होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, है ना। तो कौन सा उत्तरी मैदान को हम लोग बांटे तो क्या होगा, सबसे ऊपर भाबर पट्टी मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा तराई, है ना, उसके बाद मिलेगा भांगर, और इसके बाद मिलता है हमें खादर, है ना, खादर। इस तरह से 4 भागों में हम लोग बांटते हैं, है ना। तो चलिए ये हो गया। तो नदियां पर्वतों से उतरते समय चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे डैश नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भाबर के दक्षिण में स्थित नम तथा दलदली क्षेत्र को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है ना। अभी मैंने बताया क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये तराई क्षेत्र में ही था, है ना, और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है ना, तराई क्षेत्र में ही है और ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो पुराने जलोढ़ का बना है डैश नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था क्या होगा, पुराने जलोढ़ से निर्मित है, ये भांगर है, भंगार नहीं है, है ना, गलत टाइप हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भांगर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को डैश कहा जाता है। तो मैंने बताया ना कि बाढ़ वाले मैदानों में जो नए नए युवा निक्षेप होते हैं जलोढ़ के, उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। इसका आंसर हो जाएगा खादर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार किसका भाग है? तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार को जो है नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के उत्तर में जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा के दक्षिण में जो भाग है वो है आपका दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। ठीक है, तो ये किसका भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों तथा दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो कौन सा दर्रा है? तो ये हो जाएगा आपका पालघाट दर्रा, है ना, पालघाट दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो ये है आपका मेघालय में, है ना। मेघालय जो है एक मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार उसे कहते हैं, है ना। तो मेघालय का जो पठार है उसी में 3 पहाड़ियां है आपका, गारो, खासी और जयंतिया, है ना। इस तरह से गारो, खासी, जयंतिया, ये है आपका मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हमें मिलती हैं किसमें? मेघालय का पठार में, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, है ना। तो ये किस राज्य में हो जाएगा? आपका मेघालय में हो जाएगा। और ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, जो एक भ्रंश द्वारा जो है वो अलग हो गया था, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है मेघालय का पठार, ठीक है, उसी का विस्तार है। लेकिन एक भ्रंश के द्वारा, जिसे मालदा गैप कहते हैं, उसमें भ्रंश पड़ा था जिससे वो अलग हो गया था, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये है आपका उत्तराखंड में। इसका इस्तेमाल किया जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारा अरावली। अरावली जो है वो अरावली, यहाँ पे अरावली होगा, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला थी एक टाइम पे, है ना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला थी। लेकिन अब इतना ज्यादा अपर्दन हो गया है इनका कि ये छोटी छोटी पहाड़ियों में बदल गई है ना। तो इनका बहुत ज्यादा अपर्दन हो गया है। तो ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और जो कैम्ब्रियन टाइम का ही है ना, कैम्ब्रियन टाइम का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित है? बताइए किस राज्य में है, किस भाग में है? तो ये है भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स, पलामू हिल्स। इसका आंसर हो जाएगा पलामू हिल्स। पलामू हिल्स मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
निम्न में से कौन हिमालय के देशांतरीय विस्तार में उसकी 3 समानांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा, क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। मैं बता चुकी हूँ क्या होगा। हिमाद्री तो है, हिमाचल भी है, शिवालिक भी है, हिम शिखा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये उसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर निम्न कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है उसे कहते हैं नीलगिरी, है ना। तो नीलगिरी के पास जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आके जुड़ जाती है ना। एक गांठ की तरह है नीलगिरी, गांठ की तरह मतलब नॉट की तरह है ना। तो वहां पे दोनों पहाड़ियां जो है वो जुड़ जाती है। तो क्या होगा आंसर, इसका संगम पे है नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में डैश तक है। तो पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो है आपका महानदी घाटी से नीलगिरी तक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, जिसकी हाइट है लगभग 1500 मीटर। अब है दक्कन ट्रैप में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन ट्रैप जो है एक ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। तो उसमें कैसी चट्टानें मिलेगी, कैसी सैल मिलेगी? तो आग्नेय सैल मिलती है ना। तो आग्नेय सैल जो है एक लावा मतलब होती है ना। तो जब वो टूटता फूटता है उसमें अपर्दन होता है, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मृदा, है ना। तो इसमें जो है कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो इसमें मिलेगी आपको काली मृदा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर क्या है आपका, है थार का मरुस्थल। क्या हो जाएगा, थार का मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन है? तो थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी, है ना। लूनी नदी जो है ये थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, और ये राजस्थान की भी सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा? अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी। हाँ, अनाईमुड़ी ये किस श्रेणी में है? अन्नामलाई श्रेणी में है ना। तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, थार मरुस्थल में निम्न में से किसका विस्तार अधिक है? तो थार मरुस्थल में जो है जो स्थलाकृतियां हमें मिलती है, जैसे कि बालू का टीला जो है ना, वो मिलता है। तो किस आकार का ज्यादा मिलता है? हमें बरखान जो है वो ज्यादा मिलता है, मतलब अर्ध चंद्र के समान, आधा चंद्रमा के समान जो बालू का टीला होता है उसे हम बरखान बोलते हैं, है ना। तो बरखान का विस्तार जो है वो थार मरुस्थल में अधिक देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ये बरखान इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन, और यहीं पे हम लोग आज इस सेशन को खत्म करते हैं। फिर से हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड 50 और क्वेश्चन के साथ, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अपना थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी दीजिए हमारे लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।